नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका दोस्त अतुल कुमार जोशी। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान की सामान्य परिचय पर चर्चा की थी और राजस्थान के भौगोलिक परिचय के संदर्भ में हमने राजस्थान के जो नवीनतम जिले हैं, राजस्थान के संभाग हैं तथा राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर चर्चा की थी। आज हम हमारी अगली कक्षा में राजस्थान के परिचय के अगले पड़ाव में जो राजस्थान भूभाग है उसे प्राचीन काल में विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो वह अलग अलग नाम कौन से हैं। तो वर्तमान में जो राजस्थान का क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में विभिन्न नाम पुकारे जाने वाले नामों का आज हम यहाँ इस कक्षा में विस्तृत अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये जो कक्षाएं हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ साथ ये कक्षाएं महाविद्यालय स्तर पर जो बीए पाठ प्रथम सेमेस्टर द्वितीय में राजस्थान का भूगोल पेपर चलता है उन छात्रों के लिए भी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो ये प्रत्येक छात्र के लिए ये कक्षा लाभकारी हो ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। आइए ज़्यादा समय हम खराब नहीं करते हैं और आज का जो हमारी कक्षा है, जिस कक्षा के लिए आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का भूगोल के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र और उनके वर्तमान में नाम क्या हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र जो हैं उनके वर्तमान नाम क्या है। यहाँ हम उन दोनों रेफरेंस में देखेंगे कि जो वर्तमान नाम है, वर्तमान जो क्षेत्र है ना, उनको प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता था। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। राजस्थान के प्राचीन नाम हमने यहाँ एक टेबल के रूप में दिए हैं, तो आप देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो प्राचीन क्षेत्र है वह प्राचीन क्षेत्र का नाम, पहला नाम लेते हैं मेवात। कौन सा क्षेत्र है? मेवात, जो प्राचीन काल में मेवात के नाम से जाना जाता था। वर्तमान उन क्षेत्र में कौन कौन से जिले उसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं या कौन कौन से जिलों का कौन कौन सा क्षेत्र उसमें सम्मिलित होता है, हम उस आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। तो जो मेवात क्षेत्र है, हम इसे अभी भी वर्तमान में भी बहुत सारी जगह क्या कहते हैं, मेवात क्षेत्र कहते हैं। तो जो मेवात क्षेत्र है वो कौन कौन से जिलों या क्षेत्र से मिलकर बना है? अलवर, भरतपुर, डीग, कोटपुतली, बहरोड, तेरथल, तिजारा। मेरू जाति, इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ मेरू जाति का निवास होने के कारण मेरू जाति के नाम पर इसका नामकरण हुआ। यहाँ जो मुख्य भाषा है वो मेवाती भाषा बोली जाती है। तो यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है? मेवाती भाषा है। अगर हम मानचित्र में देखें तो आप ये देखिए कि जो कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा ये और डीग, ये जो जिले हैं ये जिले नए बने हैं। पहले ये जिले नहीं थे। डीग भरतपुर का भाग था, कोटपुतली जयपुर का भाग था, खेड़तल, तिजारा अलवर का भाग था, है ना। तो जो जयपुर, भरतपुर और अलवर का जो कुछ भाग था वो भाग अब नए जिलों के रूप में क्या हो गया? डीग, कोटपुतली, बहरोड। तो आपको ध्यान रखना है कि डीग का जो गठन हुआ है वो किससे अलग होकर हुआ था? भरतपुर से। भरतपुर से डीग को अलग करके बनाया गया था। अलवर, भरतपुर, डीग, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा का जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा ये भाग है, ये वाला भाग, ये मुख्य रूप से भाग कहलाता है हमारा मेवात क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है ढूंढार क्षेत्र। ढूंढार क्षेत्र जयपुर, सवाई माधोपुर, उत्तरी टोंक और ढूंढ नदी का जो क्षेत्र है वह है ढूंढार क्षेत्र कहलाता है। यहाँ मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढारी भाषा बोली जाती है। तो जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक का उत्तरी भाग है, ये जो भाग है ये भाग मुख्य रूप से क्या कहलाता है? ढूंढार क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। शेखावटी आप सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू और नया जो जिला बना है वो है नीमका थाना। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना वाला जो ये पूरा का पूरा भाग है ये भाग मुख्य रूप से कहलाता है शेखावटी रीजन। चोरावटी
तोरावाटी कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है। नीमका थाना और झुंझुनू में तंवर वंश का शासन होने के कारण इसे तोरावाटी प्राचीन काल में कहा जाता था। तो ये भी शेखावटी के अंतर्गत ही झुंझुनू का भाग है, जो नीमका थाना और झुंझुनू जिलों में आता है, इसे तोरावाटी कहा जाता है। और यहाँ प्राचीन काल में किसका शासन था? तंवर वंश का शासन होने के कारण इसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। खेराड़ जो है भीलवाड़ा से अलग करके शाहपुरा जिला बनाया गया। तो शाहपुरा जिले की जाजपुर तहसील, टोंक, बूंदी और शाहपुरा जिले की सीमा से लगा हुआ बूंदी का जो कुछ भाग है, सीमा से लगा हुआ बूंदी का भाग, तो ये जो बूंदी है, बूंदी मुख्य रूप से हाड़ौती का हिस्सा है, लेकिन बूंदी का जो कुछ भाग है, हिंडोली के सीमावर्ती भाग है, वो जो शाहपुरा जिले के साथ सीमा लगाता है, वह खेराड़ क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है। छोटा सा क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से जो खेराड़ क्षेत्र है वो शाहपुरा जिले की जाजपुर तहसील और टोंक जिले का जो क्षेत्र है वो खेराड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये इस तरफ का भाग है, मुख्य रूप से वो भाग खेराड़ के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हम ये जो नाम है, प्राचीन नाम और वर्तमान क्षेत्र, काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, और जो महाविद्यालय परीक्षाएं होती है उनमें भी छोटे शब्दों में ये प्रश्न पूछा जाता है। आरएस मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी बार जो छोटे प्रश्न होते हैं, 20 शब्दों के प्रश्न होते हैं, वहाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आरएस मुख्य परीक्षा जो देने वाले छात्र हैं उनके लिए भी लाभकारी है कि वो अगर मान लो उनसे पूछ लिया जाए कि मेवात क्षेत्र, तो वहाँ क्या होता है कि आपकी शब्द सीमा निश्चित होती है। शब्द सीमा में आपको केवल 20 शब्दों में आंसर लिखना है, और 20 शब्द में आप क्या आंसर लिखेंगे तो उस क्षेत्र का उल्लेख करेंगे। साथ ही साथ जब आप आरएस मेंस की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको यहाँ थोड़ा सा एक अपडेशन ये करना पड़ेगा कि जब आपसे मेवात क्षेत्र पूछा जाए तो आप ये लिखने के साथ साथ आप यहाँ एक छोटा सा, जैसे इस तरीके से राजस्थान का मानचित्र भी बनाकर अपने तथ्य को प्रकट कर रहे हैं। जैसे इस तरफ का आपने भाग बनाया और यहाँ लिख दिया मेवात क्षेत्र। तो ये जो तरीका है, ये तरीका आपको मुख्य परीक्षा में भी बहुत अधिक मार्क्स उपलब्ध कराएगा। ये केवल भूगोल से संबंधित नहीं है, आप चाहे इतिहास का कोई किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, चाहे राजनीति विज्ञान, या आप जैसे पॉलिटी के किसी संदर्भ को उल्लेखित कर रहे हैं और वहाँ क्षेत्र का उल्लेख करना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ हमें क्षेत्र के संदर्भ में आंसर लिखना होता है। तो जहाँ भी आपको क्षेत्र के संदर्भ में आंसर लिखना है, वहाँ आप इस तरह से मानचित्र बनाकर अगर आंसर लिखेंगे तो आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट, अगर अगला क्रम आप देखते हैं, माल खेराड़। तो जो माल खेराड़ है, इसमें एक ऊपर माल जो कि भीलवाड़ा जिले का दक्षिण पूर्वी भाग है, ऊपर माल और खेराड़ हमने अभी देखा। खेराड़ जो है शाहपुरा जिले की जाजपुर तहसील और टोंक का भाग है, और ऊपर माल जो है वो भीलवाड़ा का दक्षिण पूर्वी भाग है। जिला पुनर्गठन से पहले ये दोनों भाग भीलवाड़ा जिले में थे, लेकिन चूंकि नया जिला शाहपुरा बनने के कारण खेराड़ क्षेत्र शाहपुरा में चला गया, और ऊपरमाल जो भाग है वो भीलवाड़ा का दक्षिण पूर्वी भाग है। इसमें मुख्य रूप से बिजोलिया तहसील आती है, बूंदी और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ की तहसील आती है। ये ऊपरमाल जो भाग है, ये ऊपरमाल पठार सैंडस्टोन के लिए जाना जाता है, बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है, और ये खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से बलुआ पत्थर मिलता है। ये वाला जो भाग है, अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो ये जो भाग है जिसमें ये क्षेत्र आ जाता है चित्तौड़ का, और ये भीलवाड़ा का भाग, ये भाग कहलाता है ऊपरमाल का पठार। उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये हाड़ौती पठार में जुड़ जाता है। तो ऊपरमाल का पठार किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाड़ौती पठार के साथ जुड़ा हुआ है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में हाड़ा वंश के शासकों के द्वारा यहाँ शासन होने के कारण हाड़ा वंश के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम हाड़ौती पड़ा है। हाड़ौती जो है उसमें जिले हैं बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। तो ये जो बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां हाड़ौती रीजन है, इसमें ये जो भाग है, जो दक्षिणी भाग है, ये भाग विंध्यन रेंज का भाग है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो काली कपासी मिट्टी वाला क्षेत्र है। इस हाड़ौती पठार की जो मुख्य विशेषता है वो काली मृदा के रूप में है। दूसरी मुख्य विशेषता, यहाँ से चंबल नदी गुजरती है जो उत्खात स्थलाकृति बनाती है, बीहड़ भूमि बनाती है। इसी हाड़ौती संभाग में
सर्वाधिक नदियाँ जो मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और गंगा नदी के प्रवाह तंत्र का हिस्सा बनती है। जैसे चंबल यमुना में मिलती है और यमुना फिर जाकर गंगा में मिलती है। उसी तरह से पार्वती, काली सिंध, ये जो नदियां हैं, ये नदियां आकर आपकी चंबल नदी में मिलती है और पुनः चंबल नदी यमुना में मिलती है। तो जो नदियों का क्षेत्र है, ये यहाँ से अधिकांश नदियाँ गुजरती है, लेकिन उनका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। अगला है छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो भाग है, ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का भाग है, उसे हम छप्पन के मैदान के नाम से जानते हैं। 56 नदी नालों का समूह है, 56 गांवों का समूह। ये किंवदंती है, किंवदंती के रूप में माना जाता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में 56 गांवों का समूह था। कुछ जगह किंवदंती में मिलता है कि 56 नदी नालों का समूह था। तो हम यहाँ दोनों बातों को मद्देनजर रखेंगे कि ये किंवदंती है कि जो 56 का मैदान है, उस 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में मिलता है और वहाँ मुख्य रूप से 56 गाँव या 56 नदी नालों के समूह के नाम के आधार पर इसका नाम 56 का मैदान पड़ा है। अगला जो क्षेत्र है कांठल है, ये भी 56 के मैदान के साथ ही जुड़ा हुआ भाग है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो माही नदी का जो तटीय भाग है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। आदिवासी भाषा में जो माही नदी के किनारे हैं, उन किनारों को काठल कहा जाता है। इसलिए माही नदी का जो किनारा किनारा युक्त भाग है, माही नदी जहाँ से होकर गुजरती है, उस माही नदी के किनारे वाले क्षेत्र को हम काठल के नाम से जानते हैं। मेवल व देवलिया, मेवल व देवलिया जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, ये जो भाग है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, 11 नंबर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है, ये मेवल और देवलिया के नाम से जाना जाता है। उदयपुर रियासत से अलग होकर एक छोटी रियासत बनी थी, है ना, तो उसके कारण उन्होंने यहाँ मेवल और देवलिया इस क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका जो नाम है वो ऐतिहासिक दृष्टि से है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का कौन सा भाग है? पहाड़ी भाग है, मेवल व देवलिया कहलाता है। फिर आता है वागड़, गुजरात सीमा से सटा हुआ आदिवासी क्षेत्र जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ये भाषा के आधार पर वहाँ की जो बोली है, लोकल डायलॉग है, उस लोकल डायलॉग के आधार पर ये क्षेत्र है जो कि गुजरात की सीमा से सटा हुआ भाग है, गुजरात की सीमा से सटा हुआ भाग है। अगला है भोमट, भोमट वाला जो भाग है वो पूर्वी सिरोही भोमट क्षेत्र जो है पूर्वी सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य का जो पहाड़ी भाग है, ये इस तरफ का जो भाग आ जाता है उसे हम कहते हैं तेरह नंबर का भाग है। इस भाग को हम क्या कहेंगे? भोमट कहेंगे। पूर्वी सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य का पहाड़ी भाग वो कहलाता है भोमट। अगला है भोराट का पठार। भोराट का पठार साथियों आप नाम से ही परिचित हैं, जानते भी होंगे, अरावली का भाग है जो कि गोगुंदा, धैर्यावद, ईसवाल तहसील, प्रतापगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद के मध्य अर्थात उदयपुर से लेकर जो कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य का भाग है, उसकी जो ऊंचाई है वो है 1225 मीटर। भोराट का पठार ऊंचाई 1225 मीटर। अगला है देशहरो। देशहरो जो भाग है वो जरगा व रागा पहाड़ी का भाग है, उदयपुर जिले में जरगा व रागा पहाड़ी का भाग है। तो ये इस तरफ का जो भाग है उसमें हमें भोराट का पठार मिलता है और देशहरो जरगा व रागा पहाड़ी का भाग मिलता है जो कहाँ है? उदयपुर जिले में। गिरवा, गिरवा आप अगर कभी उदयपुर गए हैं तो उदयपुर का जो बसावट है वो चारों ओर से पहाड़ियों के बीच में एक बेसिन में है और उसे ही हम तस्तरी नुमा जो बेसिन है, उस तस्तरी नुमा बेसिन में इस तरीके से इसका उदयपुर का बसाव है, इस पहाड़ियाँ हैं और यहाँ उदयपुर शहर बसा हुआ है। तो ये जो उदयपुर शहर का बसाव है, यह क्षेत्र पूरा का पूरा जो भाग है, ये भाग कहलाता है गिरवा, ये भाग कहलाता है गिरवा। उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा बेसिन, उदयपुर शहर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा बेसिन है और उस तस्तरी नुमा बेसिन को हम किस नाम से जानते हैं? गिरवा। तो देखिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ माल खिराट से शुरू किया, माल खिराट से शुरू किया मीन्स हमने कहाँ से शुरू किया? भीलवाड़ा के दक्षिण पूर्वी भाग से शुरू किया, बिजोलिया से शुरू किया। अर्थात ये जो भाग हमने अध्ययन किए अभी, ये कहाँ के थे? दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के भाग हैं। माल खिराट,
ऊपरमाल के बाद हम हाड़ौती की यात्रा पर गए, फिर हम वापस प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की तरफ आ गए, छप्पन के मैदान में। वहाँ हमने कांठल देखा, कांठल जो कि माही नदी के भाग की हमने वहाँ चर्चा की। फिर उसके बाद हम डूंगरपुर बांसवाड़ा किशन मेवल और देवलिया की बात करी। फिर हमने वहाँ की जो लोकल डायलॉग आधार पर जो क्षेत्र है छोटा सा, जो गुजरात की सीमा से सटा हुआ आदिवासी भाग है, उसके लिए हमने बांगड़ शब्द को जाना। उसके बाद जब हम वापस उदयपुर की यात्रा की ओर बढ़ते हैं, डूंगरपुर उदयपुर से हम सिरोही की तरफ यात्रा करते हैं, तो हमें जो क्षेत्र मिलता है पूर्वी सिरोही का, वो भोमट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा जो राजसमंद और उदयपुर और भीलवाड़ा के मध्य का जो भाग है, जो कि एक भाग छूटा हुआ था यहाँ से, जो भीलवाड़ा को उदयपुर से कनेक्ट करने वाला भाग है। अगर हम नाथद्वारा से होकर उदयपुर की तरफ जाते हैं तो उस वाले भाग में जो क्षेत्र मिलता है हमें कुंभलगढ़ और घोगुंदा के मध्य का, वो क्या कहलाता है, भोराट का पठार कहलाता है। फिर हम आते हैं जरगा और रागा पहाड़ी का जो भाग है उदयपुर में, वो हमें देशरों कहा जाता है। देशरों क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह यहाँ पूरे वर्ष भर हरियाली रहती है। अगला जो है, हम उदयपुर शहर में पुनः आते हैं और उदयपुर के का जो बसावट है वो तस्तरीनुमा बेसिन में है। तो उदयपुर की जो तस्तरीनुमा बेसिन में बसावट है, उस भू आकृति के लिए, भूभाग के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? गिरवा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बुद। अर्बुद जो शब्द है, अर्बुद वो दक्षिण पूर्वी सिरोही का आबू खंड है, दक्षिण पूर्वी सिरोही का आबू खंड। अर्बुद जो है वो दक्षिण पूर्वी सिरोही का कौन सा खंड है? आबू खंड है। तो आबू खंड की अगर हम बात करें तो ये जो भाग है, यहाँ मुख्य रूप से इस तरफ के भाग की हम बात करेंगे यहाँ, तो ये जो आबू खंड है, ये इस भाग को हम माउंट आबू रीजन को जो अर्बुद कहा जाता है। गोंडवाना की अगर हम बात करें आगे, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, सांचौर नया जिला बना, जालोर, पाली और पश्चिमी सिरोही का जो भाग है उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो हम ये इस वाले भाग की बात कर सकते हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कहलाता है हमारा गोंडवाना, जिसमें दक्षिण पूर्वी बाड़मेर का हिस्सा आता है, सांचौर जिला आता है, सांचौर जिले के साथ साथ जालोर का क्षेत्र सम्मिलित है, पाली सम्मिलित है और पश्चिमी सिरोही का भाग सम्मिलित है। तो इस तरीके से हम गोंडवाना लैंड के बारे, गोंडवाना जो भाग है उसके बारे में जानते हैं। फिर अगला आता है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब पृथ्वी के निर्माण के समय हम पृथ्वी के निर्माण के समय पेंजिया और पेंथालासा था। तो जब आप काफ़ी बार सुनते हैं कि पेंजिया और पेंथालासा में, पेंजिया एक स्थल दृढ़ भूखंड था, पूरा का पूरा एक स्थल भाग था। पेंथालासा एक जलीय भाग जो चारों ओर घूमता है, और उसमें पेंजिया में दरार आने के बाद जो पेंथालासा का जल है, वो पेंथालासा का जल उस पेंजिया के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में आ जाता है, जिसको तैतीस सागर के नाम से जाना जाता था। तो जो तैतीस सागर था उसने पेंजिया को दो भागों में विभाजित कर दिया था, और जब उसने दो भागों में विभाजित किया तो कंडीशंस क्या हो गई कि उत्तरी का जो भाग था उसे अंगारा लैंड के नाम से पुकारा जाने लगा, और जो दक्षिण का भाग था उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो भाग है ये गोंडवाना क्षेत्र है, और वहाँ भी हम क्या करते हैं, गोंडवाना लैंड, दक्षिणी भाग को, पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आता है भाग आता है, अफ्रीका का भाग आता है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत का भाग आता है, ऑस्ट्रेलिया का भाग आता है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में या जो भूगोल की हमारी बेसिक अध्ययन वाली कक्षाएं भी हम प्रारंभ करेंगे, उसमें हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार पेंजिया और पेंथालासा, फिर पेंजिया में विभाजन होता है और पेंजिया में विभाजन के बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनता है, फिर किस प्रकार से गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है और गोंडवाना लैंड से अलग अलग टुकड़े टूटकर प्रायद्वीपीय भारत जो है वो उत्तर की ओर गति करता है, और किस प्रकार हिमालय, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये हम हमारे केस में भौतिक भूगोल की जो कक्षाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं बांगर। बांगर जो क्षेत्र है वो पाली, नागौर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो भाग है। तो पाली और नागौर का जो क्षेत्र है, हम पाली से उत्तर की ओर बात करते हैं, तो पाली और नागौर का जो भाग है, उस पाली और नागौर के भाग को हम क्या कहते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। और अगला जो भाग है मेरवाड़ा, वो अजमेर, पाली, ब्यावर, राजसमंद का भाग है। इस तरफ का जो भाग है, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, अजमेर, पाली, ब्यावर और राजसमंद का जो भाग है, ये भाग हमें मुख्य रूप से कहलाता है मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने का काम करती थी, मेवाड़ और मारवाड़ रियासत को अलग करने का काम करती थी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये जो पूरा क्षेत्र है मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्यावर नया जिला बना है,
थली, थली जो है वो बीकानेर, चूरू, सरदार शहर का जो भाग है, दक्षिणी गंगानगर, दक्षिण पूर्वी हनुमानगढ़। तो जो थली वाला भाग है, इस वाले भाग को हम थली के नाम से जानते हैं। ये जो भाग है इसमें दक्षिणी गंगानगर आता है और दक्षिण पूर्वी हनुमानगढ़ आता है। दक्षिणी गंगानगर और दक्षिण पूर्वी हनुमानगढ़ आता है। गंगानगर का जो उत्तरी भाग है उसे हम नहरी क्षेत्र और अलग नाम से, जैसे घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उस नाम से जानते हैं। तो जो थली है, थली को हम कौन सा कहते हैं? बीकानेर, चूरू, दक्षिणी गंगानगर और दक्षिण पूर्वी हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वो थली के नाम से जाना जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगला जो इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र है वो नहरी क्षेत्र श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का जो भाग है उसे हम नहरी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। योद्धेई, ये कुछ प्राचीन नाम है। योद्धेई राजस्थान का उत्तरी भाग, गंगानगर का जो समीपवर्ती भाग है उसे हम योद्धेई के नाम से जानते हैं। गंगानगर का समीपवर्ती भाग, इसे योद्धेई के नाम से पुकारा जाता है। जांगल, योद्धेई के दक्षिण का जो भाग है, बीकानेर का समीपवर्ती भाग, बीकानेर का समीपवर्ती भाग, वो भाग कहलाता है जांगल के नाम से। भाग योद्धेई के दक्षिण का जो भाग है बीकानेर का, वो जांगल के नाम से जाना जाता है। और जांगल की जो प्राचीन राजधानी थी वो अहि छत्रपुर थी। अहि छत्रपुर नागौर का पुराना नाम है। तो ये समझते हैं कि प्राचीन काल में ये क्षेत्र इस रूप में इतना विस्तृत रहा होगा। बीकानेर का समीपवर्ती भाग अहि छत्रपुर, यहाँ मुख्य रूप से कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कटीली वनस्पति पाई जाती है। तो कटीली वनस्पति का क्षेत्र ये मिलता है। नेक्स्ट है मांड प्रदेश। मांड प्रदेश जो है मांड गायकी के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर क्षेत्र मांड गायकी के नाम से, और उसकी जो मांड गायकी की सर्वश्रेष्ठ गायिका थी वो अल्लाह जिलाई बाई थी। तो अल्लाह जिलाई बाई ने मांड गायकी को प्रसिद्धि प्रदान की। मांड क्षेत्र जैसलमेर और मांड गायकी के लिए क्षेत्र क्या है? प्रसिद्ध है। अगला है वल और दुंगल। मांड के चारों ओर का क्षेत्र अर्थात जैसलमेर का ही चारों ओर का जो भाग है, इस जैसलमेर का ही चारों ओर का भाग है वो वल और दुंगल कहलाता है। तो जैसलमेर शहर वाला जैसलमेर जिला दो नामों से जाना जाता है। मांड गायकी की प्रसिद्धि के कारण वह कहलाता है मांड प्रदेश, और मांड के समीपवर्ती जो भाग है वो कहलाता है वल और दुंगल प्रदेश। वल और दुंगल प्रदेश। अगला आता है राठी। राठी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में एक गाय की नस्ल है, जो उस गाय की नस्ल के आधार पर हम इस क्षेत्र को राठी नस्ल के नाम से जानते हैं। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का जो भाग है इसे हम राठी, जहाँ की सामान्य रूप से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है, ऐसा भाग जहाँ राठी नस्ल की गाय मिलती है। अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है। तो हमने बात करी थी अभी थली और योद्धेई और जांगल। तो आप देखिए कि जो जांगल का क्षेत्र है वो जांगल का क्षेत्र लगभग नागौर तक विस्तृत था, और इसी भूभाग को जो जांगल क्षेत्र है उसकी राजधानी अहि छत्रपुर थी। तो ये जो प्राचीन क्षेत्र है अहि छत्रपुर का ही नया नाम नागौर है। प्राचीन काल में इसे अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। गुजरातरा जो भाग है वो जोधपुर पाली का समीपवर्ती भाग है। इस तरफ जोधपुर पाली का जो समीपवर्ती भाग है वो भाग हमारा गुजराता भाग कहलाता है। गुजराता भाग कहलाता है जोधपुर और पाली का समीपवर्ती भाग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी जो है वो जालोर, स्वर्णगिरी जालोर। तो जालोर का जो भाग है वो स्वर्णगिरी, जालोर को स्वर्णगिरी कहते हैं। और जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जाबाली ऋषि के नाम पर जालोर किया गया था। दूसरा एक आता है कि जाल वृक्ष की अधिकता के कारण, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम जालोर पड़ा। तो आपको यहाँ दो फैक्ट ध्यान रखने हैं। एक तो जाबाली ऋषि की तपोभूमि है, जाबाली ऋषि की प्राचीन काल में तपोभूमि रही है, और दूसरा जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस भूभाग को जालोर के नाम से जाना जाता है। चंद्रावती सिरोही आबू का जो भाग है, जो आबू पर्वत खंड है, उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रावती के नाम से पुकारा जाता था। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हमने पूरी की पूरी यात्रा पुनः करके हम जहाँ से हम प्रारंभ किए थे हम उसी बिंदु की तरफ वापस आ रहे हैं। व्यागवाट जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भाग है, सम्मिलित भाग, उसे व्यागवाट के नाम से भी जाना जाता था। सिवी जो है वो जनपद के रूप में था। उदयपुर चित्तौड़ का भाग है। इसकी जो राजधानी है मध्यमिका, वर्तमान में इसका नाम नगरी के रूप में।
तो ये जो सीवी जनपद है ये चित्तौड़ उदयपुर का भाग अर्थात मेवाड़ का ही क्षेत्र था। मेवाड़ से पहले ये सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था, सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ सीवी जनपद का एक्सटेंशन रूप है जिसमें उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा का भाग आता है। तो इसी जो सीवी जनपद है, सीवी जनपद मुख्य रूप से उदयपुर चित्तौड़ का भाग था, उसका जो एक्सटेंशन है, उसका जो विस्तार है वो फिर मेवाड़, अर्थात आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ बाद में बना, सीवी जनपद इससे पुराना है। तो जो सीवी क्षेत्र है वो मेवाड़ से भी प्राचीन है। और सीवी की जो राजधानी है चित्तौड़ के पास नगरी, जिसको मध्यमिका कहते थे, मध्यमिका, ये अर्थात इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। सीवी जनपद की जो राजधानी थी चित्तौड़ का भाग था। और चित्तौड़ में वर्तमान जो इसका नाम है, जिसको नगरी कहते हैं, चित्तौड़ के समीप है, मध्यमिका प्राचीन नाम था उसका। और सीवी जनपद के बाद में यही क्षेत्र कालांतर में फिर मेवाड़ रियासत में सिसोदिया वंश के शासन के दौरान ये जो भाग है ये मेवाड़ वंश के नाम से जाने लगा। अगला जो क्षेत्र है वो है सपाद लक्ष्य। चौहान वंश का शासन हुआ, अजमेर का भाग, ये जो पूरा का, उसके बाद मेवाड़ के उत्तर का जो भाग है, अजमेर से लेकर जहाजपुर और मांडलगढ़ का जो किला है वो भी चौहान वंश ने ही बनाया था। तो मांडलगढ़ का जो किला है वो चौहान वंश के शासकों द्वारा निर्मित है। जहाजपुर तक का ये जो भाग है, ये भाग चौहान वंश का शासित था। तो अजमेर का जो क्षेत्र है उसे सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। इसमें अजमेर रीजन को सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका किसके अधीन था? चौहान वंश के अधीन था। और मेवाड़ वंश के अधीन जो भाग है, उस अगर मेवाड़ वंश के अधीन के भाग की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा भाग था ये मेवाड़ रियासत का भाग था, ये मेवाड़ रियासत का भाग था। उसके बाद ये चौहान वंश का क्षेत्र था। चौहान वंश के क्षेत्र को ही अजमेर को, इसको सपाद लक्ष्य कहा जाता। नेक्स्ट है प्रदेश, कोटा बूंदी का भाग, जहाँ चौहान वंश का शासन था। क्योंकि हाड़ा वंश से पहले कोटा बूंदी में भी चौहान वंश का शासन रहा था, तो इस भाग को है क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कोटा बूंदी का वह क्षेत्र जहाँ चौहान वंश ने शासन किया था, उस भाग को हम क्या कहते हैं? है के नाम से पुकारते हैं। ब्रज जो है वो झालावाड़ का जो झालरा पाटन क्षेत्र है, सबसे नीचे वाला भाग जो दक्षिण पूर्वी भाग है, झालरा पाटन का भाग, इसे हम ब्रज क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं इस पुराना नाम में। डांग क्षेत्र या बियड क्षेत्र, अब यहाँ देखिए भौतिक विशेषता के आधार पर ये नामकरण हुआ है। चंबल नदी का क्षेत्र है, चंबल नदी का क्षेत्र है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का भाग है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का भाग है। तो ये जो भाग है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का भाग, ये जो भाग है ये मुख्य रूप से क्या कहलाता है? बिहड़ या डांग क्षेत्र कहलाता है, बिहड़ या डांग क्षेत्र कहलाता है। उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि और नली का अपर्दन, इसको हम कहते हैं कि जब जैसे कोई नदी प्रवाहित होती है और नदी प्रवाहित होती है और छोटे छोटे इस तरह से गर्त बना देती है, इस तरह के जो गर्त हैं, छोटे छोटे गहरे गर्त हैं, उन गर्तों को बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ डाकों की शरणस्थली के रूप में भी जाना जाता है, बीहड़ डाकों की शरणस्थली के रूप में भी जाना जाता है। सूरसेन, भरतपुर, करौली, धौलपुर का भाग, ये जो भाग है आगे भरतपुर, धौलपुर, करौली का भाग, ये भाग कहलाता है सूरसेन, प्राचीन समय में कहलाता था। इसमें की जो राजधानी थी वो उत्तर प्रदेश में मथुरा है, वो मथुरा इसकी राजधानी थी। तो सूरसेन के अंतर्गत हमारे राजस्थान के कौन कौन से भाग आते हैं? भरतपुर, करौली और धौलपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कुरु, अलवर का उत्तरी भाग, राजधानी इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में दिल्ली है, कुरु कौरवों के समय का भाग। तो ये जो भाग है उत्तर का, ये जो उत्तरी भाग है, ये भाग हमारा कहलाता है ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसकी राजधानी जो वर्तमान में दिल्ली है, पर उस समय इसको इंद्रप्रस्थ कहते थे, दिल्ली इंद्रप्रस्थ कहते थे। तो कुरुक्षेत्र में अलवर का उत्तरी भाग, और यही अलवर का जो उत्तरी भाग है अभी एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित है, नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित है। मत्स्य या अहीरवाट, ये मत्स्य और अहीरवाट, अलवर हीर या यादव वंश के शासन के आधार पर इसे अहीरवाट कहा जाता है, हीर या यादव वंश के शासन के आधार पर। तो ये जो भाग है मत्स्य संघ
पहला राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, और एकीकरण जब करने की बात हुई थी तो प्रथम चरण में जो रियासतें सम्मिलित हुई थी उनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये जो रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है वो मिलाकर एक नाम दिया गया था। उस नाम को हम कहते हैं मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। तो ये जो मत्स्य नाम है वो हमें यहाँ से मिलता है कि ये प्राचीन काल में अलवर के भूभाग को क्या कहा जाता था, मत्स्य कहा जाता था। मीन के संदर्भ में है कि यादव वंश का भी यहाँ शासन था, तो यादव वंश के शासन के आधार पर इसको अहिरवाटी प्रदेश भी कहा जाता है, अहिरवाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम आते हैं बेराट। बेराट जो है जयपुर और टोंक का भाग है, जयपुर और टोंक का भाग है। बेराट जयपुर और टोंक का भाग है, जिसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर के समीप विराटनगर जो है वो जयपुर बेराट की राजधानी थी। तो जो हमारा अभी वर्तमान राजधानी क्षेत्र जयपुर और टोंक का भाग, ये बेराट के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। राठ जो है वो जो कोटपुतली जिला नया बना है, ये कोटपुतली जिला राठ के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। जयपुर की कोटपुतली तहसील, अब ये जयपुर की कोटपुतली तहसील नहीं होकर थोड़ा टाइपिंग एरर रह गया, ये कोटपुतली तहसील, कोटपुतली जिला, कोटपुतली जिला, कोटपुतली जिला। तो जो ये जयपुर से अलग हो गया है। राठ कोटपुतली तहसील कोटपुतली जिले में है। मरु जो राजस्थान का हमारा पश्चिमी भाग है अरावली का, ये पूरा का पूरा ही भाग किस नाम से जाना जाता है, मरु के नाम से जाना जाता है। ये आरएस मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, बड़े संदर्भ में भी पूछा गया है कि मरु, मेरु और माल, मरु, मेरु और माल की व्याख्या कीजिए। ये 200 शब्दों में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 50 शब्दों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे मरु, मरु का मतलब राजस्थान का संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय भाग आ जाता है। और जब हम मरु प्रदेश की बात करते हैं तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अगर आप इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो हम इसे अरावली के पश्चिम के संपूर्ण भाग को लगभग अभी नए जिलों के हिसाब से 19 जिलों से इसकी सीमांकित है और ब्यावर का कुछ भाग लगता है। तो कुल 19 जिले ऐसे हैं जो मरु प्रदेश में है। एक जिला ऐसा है जिसका आंशिक भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो मुख्य रूप से 19 जिलों का क्षेत्र है। ये भी वर्षा के आधार पर इसके दो सब डिवीज़न हम करते हैं। वो दो सब डिवीज़न हम कौन से करते हैं, एक शुष्क मरुस्थल के रूप में करते हैं, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में करते हैं। जब हम शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाला भाग है सामान्य रूप से शुष्क मरुस्थल आता है। अब शुष्क मरुस्थल को भी हम दो भागों में डिवाइडेशन करते हैं, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो हमारा जैसलमेर और फलोदी का जो बाप है, बाप के समीपवर्ती भाग है, वो जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी मरुस्थलीय भाग है, उसे हम बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो है उसमें मुख्य रूप से हमारे अधिकांश जिले सम्मिलित होते हैं, जहाँ मुख्य रूप से रेत के टीले जिसकी प्रमुख आकृति जैसे बरखान है, पैराबोलिक बालुका स्तूप है ना, जहाँ हम लगभग 9 प्रकार के बालुका स्तूप हमारे राजस्थान में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिसमें मुख्य बालुका स्तूप जो है वो बरखान है, तारा बालुका स्तूप है, नेवका है, लुनेट है। तो इस तरीके से हम जब भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे तब विस्तृत से इस मरु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। ये मरु प्रदेश हमारे लिए एक भौतिक प्रदेश के रूप में है, लेकिन इसको सम्मिलित रूप से तो काफ़ी बार क्या होता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की व्याख्या, अब जैसा 25 से 50 के मध्य का जो भाग है उसे हम अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। अब अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में हम 4 डिवाइडेशन करते हैं। सबसे दक्षिण का भाग है उसे लूनी बेसिन कहा जाता है, फिर मध्य का जो भाग है वो नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, फिर जो उत्तर का भाग है जैसे इसमें हम 2 डिवाइडेशन अगर कर देते हैं तो इसमें ये जो भाग है ये लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस भाग को हम लूनी बेसिन के नाम से पुकारते हैं। फिर अगला भाग है नागौर उच्च भूमि है। तो ये जो भाग है ये हमारा शेखावटी प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है।
ये भाग है हमारा घग्गर का मैदान है, घग्गर नदी द्वारा सिंचित। ये भाग है हमारा नागौर उच्च भूमि। ये भाग है लूनी बेसिन। इस तरह से हम मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसको सम्मिलित रूप से, जिसमें अर्धशुष्क और शुष्क दोनों ही दशाएं पाई जाती है, उनको एक सम्मिलित नाम से किस नाम से जानते हैं? मरु के नाम से पुकारते हैं। अब अगला जो नाम है मेरू। तो देखिए मेरू जो है वो संपूर्ण अरावली रीजन है हमारा, ये जो अरावली रीजन है, इस अरावली रीजन को हम माल मेरू के नाम से पुकारते हैं। इस अरावली रीजन को हम किसके नाम से पुकारते हैं? मेरू। मेरू का तात्पर्य पहाड़ी, पर्वत, इसलिए अरावली पर्वतमाला को मेरू पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है, मेरू के नाम से पुकारा जाता है। तो जब भी मेरू की व्याख्या की बात करें तो आपको अरावली की व्याख्या करनी है, और अरावली की व्याख्या करते समय भी आपको क्या करना है कि अगर जैसे RS मुख्य परीक्षा में प्रश्न ऐसा पूछा गया कि केवल मेरू लिखा गया है, तो मेरू में आपको 20 शब्दों में आंसर लिखना है। 50 शब्द में पूछा जाता है तो उसमें हम मेरू को अरावली पर्वतमाला में उसके सब डिवीज़न का भी उल्लेख करेंगे कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का विस्तार जो है वो सबसे अधिक चौड़ा भाग है, मध्य अरावली का जो भाग है वो सबसे सकड़ा है, उत्तरी अरावली जो है वो विच्छिन्न है, छिन्न भिन्न हो गई अलग अलग जगह, उसमें अलग अलग डायरेक्शंस हो गए हैं। एक जयपुर से आगे खेतड़ी झुंझुनू की तरफ शाखा चली जाती है, बाकी का जो भाग है वो हमारा किस ओर चला जाता है? अलवर होते हुए दिल्ली की तरफ चला जाता है। तो अलवर में मुख्य वहाँ हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि जो ये मेरू क्षेत्र है ये किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, किस प्रकार का है। यहाँ हमें थोड़ा सा उसका फॉर्मेशन का उल्लेख भी करना पड़ेगा कि इसका जो फॉर्मेशन है वो प्रीकैम्बियन कालीन है, प्रीकैम्बियन कालीन, पृथ्वी के निर्माण के समय की ही। इसकी तुलना अगर विश्व के संदर्भ में करते हैं तो हम USA के अपलेशन पर्वत, USA के अपलेशन पर्वत से हम इसकी तुलना करते हैं। तो ये अपलेशन के समतुल्य है, अपलेशन से हम क्या करते हैं? इसकी तुलना करते हैं, अपलेशन के समतुल्य है मेरू पर्वत। तो वहाँ में ये, तो ये सारा भी हम अगले एक अध्याय में डिटेल में इसका वर्णन और व्याख्या करेंगे। माल जो है वो दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग और पूर्वी मैदान है, ये पूरा जो पठारी भाग है दक्षिणी हाड़ौती पठार, और ये जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में भी ये जो भाग है माही बेसिन दक्षिण में आता है, बांसवाड़ा, माही बेसिन, बनास बेसिन, और उत्तर का जो बाणगंगा बेसिन है ये, और जो यमुना नदी के द्वारा जो निर्मित अलवर के क्षेत्र का कुछ भाग मैदानी भाग है। तो पूर्वी मैदानी भाग और जो हमारा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार है, यहाँ उपजाऊ भूमि होने के कारण, क्या होने के कारण? उपजाऊ भूमि होने के कारण सर्वाधिक सघन बसा हुआ भाग है। यहाँ सबसे अधिक हमें उत्पादन मिलता है, सबसे अधिक भूमि से हमें उत्पादन मिलने के कारण इसे क्या कहते हैं? माल। हम सबसे अधिक मात्रा में यहाँ से क्या करते हैं? मनुष्यों के जीविकोपार्जन के साधन इकट्ठे करते हैं, इसलिए इसे माल के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और पूर्वी मैदान को माल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ अगर आपको ये कहा जाए कि ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम राजस्थान के भौतिक विभाग के 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो आपको क्या कहना है कि मरु जो है मरुस्थलीय प्रदेश के लिए उपयोग किया गया है, मेरू अरावली के लिए उपयोग किया गया है, और माल जो है वो पूर्वी पठारी और मैदानी भाग के लिए उपयोग किया गया है। तो साथियों, राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों के वर्तमान नाम के संदर्भ में आज हमने इस कक्षा में जाना। मुझे विश्वास है कि ये कक्षा आपके लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। यदि आपको लगता है कि इस तरह की कक्षाएं आपके लिए लाभदायक हो सकती है और आपकी तैयारी को मदद कर सकती है, तो आप अतुल्यम अकेडमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उन तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में छात्र इससे लाभान्वित हो सके। महाविद्यालय शिक्षा में अध्ययनरत जो छात्र हैं वो भी इस कक्षा के माध्यम से अपनी जो तैयारी है, एकेडमिक तैयारी है, उस तैयारी को भी मजबूती प्रदान करें। और जो 11वीं 12वीं उत्तीर्ण छात्र हैं जो कि अभी महाविद्यालय शिक्षा में प्रवेश लेंगे, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो इस तरह की जो कक्षाएं हैं वो देखकर अपनी तैयारी को प्रारंभ करें, क्योंकि समय तैयारी को करने में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है।
तो आपको जहाँ से भी इस तरह के बेटर कंटेंट मिले आपको अध्ययन करना चाहिए, और हमारा जो प्रयास है वो हम आपको बेटर कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।